सितारा जी अपनी आप बीती सुनाने के बाद कमरे में एक भारी सन्नाटा पसर गया। इशिका ने अपनी माँ के माथे को सहलाया, फिर दरवाजे की तरफ इशारा किया जहाँ अथर्व खड़ा था। इशिका ने नम आंखों से मुस्कुराते हुए कहा, माँ, ये अथर्व है। मेरे पति ने ही आपको उस नरक से बाहर निकाला है और आपको बचाया है। सितारा जी ने धुंधली नज़रों से अथर्व को देखा, फिर उसने आगे बढ़कर बेहद सम्मान से सितारा जी के पैर छुए। अथर्व को देखकर सितारा जी के चेहरे पर संतोष भरी लहर दौड़ गई। मेरी बच्ची का हाथ बिल्कुल सुरक्षित हाथों में है, यह देखकर मैं बहुत ही खुश हूँ, उन्होंने कांपते हुए स्वर में कहा। तभी इशिका ने उत्साह से बताया, माँ, आपका एक नाती भी है, आरुष। वह बिल्कुल अपने पापा जैसा दिखता और मेरी तरह शरारती है। आरुष के बारे में सुनकर सितारा जी के आंखों में एक चमक आ गई। उन्होंने बेताबी से बोला, क्या कहा? मेरा नाती? क्या मैं उससे मिल सकती हूँ? मुझे मिलवाओ ना उससे, कहाँ है वह? लेकिन इशिका ने उन्हें प्यार से बिस्तर पर लेटाते हुए कहा, भी नहीं माँ, आपकी हालत बहुत ही नाजुक है। जब आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी तब मैं खुद आरुष को आपसे मिलवाने लाऊंगी। अभी आप आराम कीजिए, मुझे यकीन है वह अपनी नानी को देखकर बहुत ही खुश होगा। सितारा जी भी दवाइयों के असर से उनकी पलकें धीरे धीरे भारी होने लगी। वह गहरी नींद में चली गई। इशिका ने उनका कंबल ठीक किया और अथर्व के साथ बाहरी आ गई। जैसे इशिका हॉल के सोफे पर बैठी उसका संयम जवाब दे गया। उसकी आंखें गुस्से से देख रही थी। अथर्व को इसका इतना घटिया कैसे हो सकता है? सिर्फ पैसे और रसूख के लिए एक सहेली ने दूसरी सहेली का घर बर्बाद कर दिया, उसे 20 सालों तक कैद करके रखा, उसके परिवार से दूर किया। उस रीता ने मेरे पापा के साथ धोखा किया, मुझे मेरी माँ को छीना और मेरी माँ को तिल तिल मरने के लिए छोड़ दिया। इशिका के हाथ गुस्से से कांप रहे थे। उसे यह सोचकर ही गुस्सा आ रहा था कि वह उसके पिछले जीवन में उसे माँ बोल सकती थी, जिसने उसकी माँ को उससे दूर किया था। तरुण ने इशिका को अपनी बाहों में भर लिया और उसे शांत करवाते हुए बोला, शांत हो जाओ इशिका, गुस्सा तुम्हारी कमजोरी नहीं बल्कि ताकत बनना चाहिए। रीता और मोहिनी ने अपनी मौत का सामान खुद तैयार किया है, वह ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहने वाली। फिर इशिका ने अथर्व की आंखों में देखते हुए दृढ़ता से कहा, अथर्व, अब बहुत हुआ। मुझे पापा को माँ के बारे में सब कुछ बताना है। मैं अब और पापा को अंधेरे में नहीं रखना चाहती। उन्हें पता चलना चाहिए कि उनकी सितारा जिंदा है। मैं आज ही उन्हें सब कुछ बताना चाहती हूँ। अथर्व ने कुछ पल सोचा, फिर सिर हिलाया। ठीक है, हम पापा को सच बताएंगे, लेकिन एक शर्त पर। रीता और मोहिनी को इसकी भनक तक नहीं लगनी चाहिए कि सितारा माँ हमारे पास है। अगर उन्हें पता चल गया तो वे लोग भागने की कोशिश करेंगी या फिर कोई घटिया सी चाल चलेंगी। हम तब तक उन्हें अंधेरे में रखेंगे जब तक उनके चारों तरफ का जाल पूरी तरह से कस न जाए। इशिका ने हाँ में सिर हिलाया। उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडक थी। हाँ, उन्हें लगना चाहिए कि वह अब सुरक्षित है। मैं चाहती हूँ जब उनके सामने सच आए तो उन्हें भागने का मौका ही न मिले। रात के वक्त रात का गहरा सन्नाटा फार्म हाउस को अपने आगोश में ले चुका था। इशिका और अथर्व ने पहले ही आरुष को फोन करके बता दिया था कि वे घर आज नहीं लौट पाएंगे। आरुष को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने ओल्ड अग्नि मैंशन में राघव और सिया जी के पास उन्हें भेज दिया। सिया जी और राघव जी को फोन करने से पहले उन्होंने सारी सच्चाई बता दी थी, जिसे सुनकर उनके पैरों के तले से जमीन खिसक गई। लेकिन उन्होंने इशिका को यकीन दिलाया कि वो आरुष का पूरा ध्यान रखेंगे। फार्म हाउस के अपने कमरे में इशिका और अथर्व आराम कर रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में नींद नहीं थी। इशिका बार बार अपनी माँ को देखने जाती थी, लेकिन अथर्व ने उसे यकीन दिलाया कि बुरा वक्त बीत चुका है और माँ हमारे पास बिल्कुल सुरक्षित। आखिरकार उन्हें भी थकान की वजह से नींद गहरी आ गई। सुबह की पहली किरण के साथ ही इशिका जाग गई थी। उसने सबसे पहले सितारा जी के कमरे की ओर झाँक कर देखा, जो दवाइयों के असर से अभी भी सो रही थी। वह पहले से थोड़ी बेहतर लग रही थी। फिर इशिका अपने कमरे में जाकर बालकनी के पास खड़ी हो गई और मिस्टर ठाकुर को फोन लगाने लगी। हेलो पापा, क्या आप अभी अथर्व के फार्म हाउस आ सकते हैं? मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, इशिका ने गंभीर आवाज में कहा। मिस्टर ठाकुर थोड़ा चौंक गए। उन्होंने कहा, इतनी सुबह है, सब ठीक है ना बेटा? मैं अभी रीटा से बात कर नहीं पापा, इशिका ने उन्हें बीच में रोक दिया। यह बात रीटा माँ और मोहिनी को बिल्कुल भी पता नहीं चलनी चाहिए। आप चुपचाप वहाँ से अकेले निकलिए जैसे आप किसी बिजनेस मीटिंग में जा रहे हैं। मिस्टर ठाकुर को लगा शायद किसी बिजनेस का बड़ा मसला होगा। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं अभी निकलता हूँ। फ़ोन रखते इशिका के दिल की धड़कन तेज होगी। फिर अथर्व और इशिका ने फिर जल्दी से ब्रेकफास्ट किया और हॉल में सोफे पर बैठ गए। दोनों की नज़रें मुख्य द्वार पर टिकी थी, जहाँ से वे मिस्टर ठाकुर का इंतजार कर रही थी। हॉल में भारी सन्नाटा था, जिससे सिर्फ दीवार पर लगी घड़ी की आवाज़ तोड़ रही थी। इशिका की मुठियाँ बीच गई। वह सोच रही थी, जब उसके पापा को अपनी मरी हुई पत्नी
जिंदा पत्नी होने के बारे में पता चलेगा तो उनकी क्या हालत होगी। और जिस औरत के साथ उन्होंने 20 साल बिताया, उन्होंने उसकी दुनिया उजाड़ दी। यह सब जानकर उन पर क्या बीतेगी, क्या यह सच वह बर्दाश्त कर पाएंगे। अथर्व ने इशिका को शांत करवाया और यकीन दिलाया कि पापा मजबूत हैं और उन्हें सच सच जानने का पूरा हक है। तब जाकर इशिका थोड़ी शांत हुई। तभी बाहर से गाड़ी रुकने की आवाज़ आई। मिस्टर ठाकुर वहां पहुंच चुके थे। मिस्टर ठाकुर जैसे ही फार्म हाउस के अंदर दाखिल हुए, उनके चेहरे पर उलझन और चिंता साफ झलक रही थी। उन्होंने इशिका को देखते हुए पूछा, बेटा इतनी सुबह सुबह इतनी गुपचुप तरीके से मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? और अथर्व बेटा तुम भी इतने गंभीर क्यों हो? क्या कोई बड़ी मुसीबत आ गई? इशिका ने अपने पापा का हाथ पकड़ा और उन्हें सोफे पर बिठाया। उसकी आवाज़ काँप रही थी। पापा मैं जो आपको बताने जा रही हूँ उसे सुनने के लिए आपको अपना दिल मजबूत करना होगा। पिछले 20 सालों से जिस सच को हम जी रहे हैं वह एक सफ़ेद झूठ था। मिस्टर ठाकुर ने चौंक कर उसे देखा। कहा कैसा झूठ इशिका? इशिका ने गहरी सांस ली और सच बताया, पापा माँ का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, यह एक सोची समझी साजिश थी और माँ जिंदा है। फिर इशिका ने उन्हें सारा सच बताया, कैसे रीता जी ने उन्हें किडनैप किया, इतने सालों तक उन्हें कैद करके रखा और फिर उस दिन उन्होंने रीता जी की बातें सुन ली थी और फिर अथर्व उन्हें ढूंढने निकला। वह हमारे पास सुरक्षित है। यह सुनते ही मिस्टर ठाकुर सुन हो गए। उनके चेहरे का रंग उड़ गया। वे झटके से खड़े हो गए और उन्हें अकलाते हुए बोला, ये तुम क्या कह रही हो? सितारा, मेरी सितारा जिंदा है। पर मैंने तो अपनी आंखों से उनके कदम लड़खड़ा गए। वह गिरने ही वाले थे कि अथर्व और इशिका ने उन्हें संभाल लिया। मिस्टर ठाकुर की आंखों में पागलों जैसी बेताबी थी। उनकी आवाज़ काँप रही थी। कहाँ है मेरी सितारा? इशिका, अगर यह मजाक है तो यह मत करो बेटा, मेरा दिल फट जाएगा। फिर अथर्व ने उन्हें शांत करते हुए कहा, पापा आप शांत हो जाइए। वह अभी अंदर कमरे में, चलिए मैं आपको ले चलता हूँ। जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खुला, मिस्टर ठाकुर अंदर का दृश्य देखकर ही जड़ हो गए। सामने बिस्तर पर सितारा जी बैठी थी। वह पहले से थोड़ी बेहतर लग रही थी। हालांकि कमजोरी अभी भी थी, पर पहले से वह ठीक थी। सितारा जी ने जैसे दरवाज़ा खोलने की आहट सुनी, उन्होंने दरवाजे की तरफ देखा। सामने वही शख्स खड़ा था जिसे उन्होंने 20 साल पहले देखा था। 20 साल का टॉर्चर, जुदाई और अंधेरा जैसे एक पल में उन दोनों की आंखों के सामने सिमट आया। मिस्टर ठाकुर की आंखों में आंसुओं का सैलाब बह निकला। उन्होंने कांपते हुए पुकारा, सितारा। सितारा जी की आंखों में नमी थी। उन्होंने बेहद धीमी और टूटी हुई आवाज़ में कहा, अरुण जी। मिस्टर ठाकुर पागलों की तरह बिस्तर की ओर भागे और उनके सामने घुटनों के बल बैठ गए। उन्होंने सितारा जी के उन कमज़ोर हाथों को चूम लिया। कमरे में एक सन्नाटा ऐसा था जिससे सिर्फ उन दोनों की सिसकियाँ ही तोड़ रही थी। मिस्टर ठाकुर बोले, मुझे माफ़ कर दो सितारा, मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाया। मैं उस नागिन को घर ले आया जिसने तुम्हारी यह हालत की। मैं कैसा पति हूँ? सितारा जी ने उनके सिर पर हाथ रखा और कहा, नहीं अरुण जी, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। वह तो रीता की साजिश थी जिससे हमें अलग किया गया। अथर्व और इशिका इस मामलन को देख रहे थे। इशिका की आंखें नम हो गई थी। सालों बाद अपने माता पिता को एक साथ देख रही थी, लेकिन इशिका की आंखों में एक भयानक प्रतिशोध की ज्वाला धधक रही थी। अब उसका अगला निशाना साफ था, रीता और मोहिनी। सितारा जी के कमरे में सोफे पर अथर्व इशिका बैठे थे और बिस्तर पर मिस्टर ठाकुर और सितारा जी बैठी थी। मिस्टर ठाकुर का गला अभी भी रूंधा हुआ था, जैसे 20 सालों के वक्त का पत्थर उनकी छाती पर रखा। उन्होंने सितारा जी के हाथों को अपने हाथों में ले लिया। सितारा, जब पुलिस ने तुम्हारी जली हुई गाड़ी और वह लाश दिखाई थी तो मेरा आधा वजूद तो वही खत्म हो गया था। मिस्टर ठाकुर ने सिसकते हुए कहना शुरू किया। महीनों तक मैं जिंदा लाश की तरह रहा। पैलेस के हर कोने में तुम्हें ढूंढता रहा। इशिका तब 4 साल की थी। वह रात को रो रो कर तुम्हें पुकारती थी, जिसे देखकर मैं टूट जाता था। उन्होंने गहरी सांस ली और आगे कहा, तुम्हारे जाने के ठीक 6 महीने बाद रीता रोती हुई मेरे घर आई और उन्होंने मुझसे कहा कि वह एक शख्स के बच्चे की माँ बनने वाली है जिसे उसने छोड़ दिया। उसने तुम्हारी कसम दी कि कहा कि वह समाज के ताने नहीं सह सकती, इसलिए वह कुछ दिन यहाँ रुकना चाहती है। मिस्टर ठाकुर की आवाज़ में अब घृणा थी। उन्होंने आगे कहा, मुझे लगा हुआ कि तुम्हारी सहेली है, इसलिए मैंने उसे अपने घर में जगह दी, लेकिन उसने बड़ी चालाकी से इशिका के करीब आना शुरू कर दिया। मुझे लगा शायद भगवान ने मेरी बेटी के लिए उसे माँ के रूप में भेजा है। फिर मैं इशिका के लिए एक फ़ैसला लिया। मैंने उससे कहा कि हम कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करेंगे, वह सिर्फ इशिका के लिए, लेकिन मैंने कभी उसे तुम्हारा दर्जा नहीं दिया। वह सिर्फ एक समझौता था। मैंने उसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की ताकि उनकी बेटी मोहिनी को एक बाप का नाम मिल सके और मेरी बच्ची को एक माँ। लेकिन हमारे बीच कभी कोई पति पत्नी का रिश्ता नहीं रहा। 20 साल बीत गए, लेकिन आज भी वह मेरे लिए एक मेहमान के सिवा कुछ नहीं है। हम अलग अलग कमरों में सोते हैं, लेकिन मेरा कमरा आज भी तुम्हारी याद और तस्वीरों से भरा हुआ है। फिर मिस्टर ठाकुर आगे बोले, सितारा, रीटा को लगा कि वह बहुत ही शातिर है, लेकिन वह एक बात भूल गई, मैं भी एक पिता हूँ। कुछ दिन पहले ही मुझे इशिका ने बताया कैसे रीटा और मोहिनी मिलकर उसकी संपत्ति हड़पना चाहती हैं और इशिका को मारना चाहती हैं। यह सुनकर मेरा खून खोल उठा।
फिर मिस्टर ठाकुर ने कहा, 20 साल पहले मैंने उससे एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट की थी। मैंने उसमें एक गुप्त और बेहद सख्त शर्त रखी थी। यदि रीटा और मोहिनी ने किसी तरह उसकी बेटी इशिका को शारीरिक रूप या मानसिक रूप से ठेस पहुंचाई तो यह विवाह उसी वक्त अमान्य हो जाएगा। उन्होंने आगे कहा, जब इशिका ने मुझे उनकी हरकतों का सबूत दिया तो मैंने तुरंत अपने वकील को बुलाकर तलाक के कागजों पर हस्ताक्षर कर दिए। मिस्टर ठाकुर की आंखों में फिर एक जटिल चमक आ गई। उन्होंने कहा, रीटा को आज भी यही लगता है कि वह मेरी पत्नी है और ठाकुर पैलेस की मालकिन। वह नहीं जानती कि कानूनी तौर पर उसका और मेरा रिश्ता पहले ही खत्म हो चुका है। मैंने उसे घर से इसलिए नहीं निकाला क्योंकि मैं सही वक्त का इंतजार कर रहा था। मैं देखना चाहता था कि वह किस हद तक गिर सकती है। पर आज मुझे जब पता चला कि उसी की वजह से तुम 20 साल तक दूर रही, उसने तुम्हें कैद किया और काल कोठरी में टॉर्चर किया, तो अब मेरे सब्र का बांध टूट चुका है। अब वह दोनों इस घर में एक पल के रहने के लायक नहीं है। सितारा जी यह सुनकर स्तब्ध हो गई। उनकी आंखों में अपनी सहेली के लिए रही सही दया भी खत्म हो गई। उसने सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि मेरी बच्ची को भी चोट पहुंचाने की कोशिश की, उसे मारने की कोशिश की। मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूंगी। सितारा जी की आवाज़ में एक माँ की धाड़ थी। लेकिन इशिका ने शांत स्वर में अपने माता पिता और अथर्व को संबोधित किया। उसने मिस्टर ठाकुर का हाथ पकड़कर उन्हें अपने पास बिठाया और कहा, पापा माँ जरा रुके। इशिका की आंखों में एक गहरी चमक थी। अगर हम आज ही उन्हें घर से निकाल देंगे तो वह सिर्फ एक घरेलू झगड़ा होकर बनकर रह जाएगा। दुनिया को कभी रीटा और मोहिनी की सच्चाई नहीं पता चलेगी। मैं चाहती हूँ कि उनका अंत इतना भयानक और सार्वजनिक हो कि कोई दोबारा ऐसी हिम्मत ना कर सके, और हमें उन्हें कानून की अदालत के साथ साथ दुनिया की नज़रों में भी गिराना होगा। मिस्टर ठाकुर और सितारा जी ने एक दूसरे की ओर देखा। वे इशिका की समझदारी से हैरान थे। अथर्व ने फिर इशिका के कंधे पर हाथ रखा और कहा, आखिरकार तुम्हारे मन में क्या चल रहा है इशिका? इशिका ने अपना पूरा प्लान सभी को बता दिया। उसने कहा, अगले हफ्ते मेरा जन्मदिन है। हम अग्निवंशी मैंसन में एक बहुत ही पार्टी रखेंगे। उस पार्टी में शहर के हर बड़े बिजनेसमैन, मीडिया और सुदगार लोग मौजूद होंगे। तभी हम रीटा और मोहिनी की असलियत सबके सामने लाएंगे। इशिका ने कहा, अगले कुछ दिनों तक वैसे बर्ताव करे जैसे कुछ हुआ ही हो न हो। मिस्टर ठाकुर वापस पैलेस जाएंगे और रीटा से सामान्य तरीके से बात करेंगे ताकि उन्हें शक न हो। इशिका ने योजना बनाई कि स्क्रीन पर जब इशिका की बचपन की फ़ोटो चल रही होगी तभी वह कुछ देर तक रीटा का वह एक्सीडेंट वाला वीडियो जब उसने सितारा जी के खिलाफ साजिश रची थी और मोहिनी के ड्रग डील की फ़ोटो चलाएंगे। मोहिनी कॉलेज के समय से ही ड्रग के अवैध धंधों से जुड़ी हुई है। उसने ठाकुर इंडस्ट्री के फंड्स का इस्तेमाल करके डार्क वेब पर पैसे लगाए हैं और मोहिनी ने इशिका को मारने की कोशिश की, उनकी गाड़ी के ब्रेक फेल करके, और न जाने कितनी बार शूटरों को सुपारी भेजी इशिका को जान से मरवाने के लिए ताकि वह मर जाए और अथर्व और उसकी सारी प्रॉपर्टी मोहिनी के हाथों में आ जाए। इशिका ने आगे कहा, जब वह वीडियो खत्म होगा तो पूरे हॉल में सन्नाटा होगा और लोगों की नफरत होगी। उस वक्त हम स्पॉटलाइट सीधे मुख्य द्वार पर डालेंगे। वहाँ से माँ चलकर अंदर आएंगी। माँ को जिंदा देखकर सब लोग हैरान हो जाएंगे और फिर वह लोग वहाँ से भागने की कोशिश करेंगे। फिर आगे अथर्व ने कहा, उस वक्त मेरे आदमी पूरे मैंसन के चारों तरफ होंगे। रीटा और मोहिनी अगर भागने की कोशिश करेंगे तो उन्हें सिर्फ पुलिस के बंदूक का सामना करना होगा और मेरे आदमियों का। मिस्टर ठाकुर ने अपनी मुठ्ठियाँ बीच ली। इशिका, यह न्याय का सबसे बेहतर तरीका है। उन्हें सिर्फ जेल नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नफरत मिलनी चाहिए। सितारा जी ने अपनी बेटी के हाथ को चूम लिया। उन्हें अपनी बेटी की बुद्धिमानी पर बहुत ही गर्व हो रहा था। प्लान फाइनल था, बस इंतजार था तो उस रात का जहाँ रोशनी के बीच अंधेरों का पर्दाफाश होने वाला था। अग्निवंशी मैंसन आज किसी स्वर्ग से कम नहीं लग रहा था। हवेली का कोना कोना सफ़ेद मखमली फूलों और रोशनी से जगमगा रहा था। शहर के रसूखदार लोग, बड़ी बड़ी हस्तियाँ और मीडिया मौजूद थी, लेकिन इस चमक दमक के पीछे प्रतिशोध की एक ऐसी ठंडक ज्वाला जल रही थी जिसमें रीता और मोहिनी पूरी तरह से अनजान थे। पार्टी शुरू हो चुकी थी। मिस्टर ठाकुर जब मैंसन के अंदर दाखिल हुए तो उनके चेहरे पर बनावटी शांति थी। उनके पीछे रीटा और मोहिनी भी किसी महारानी की तरह इतराते हुए अंदर आई। रीटा ने एक भारी हीरे का सेट पहन रखा था और मोहिनी ने एक भड़कीली ड्रेस, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वह इस पार्टी की मालकिन है। रीटा मन ही मन सोच रही थी, बस आज रात कैसे भी करके अरुण ठाकुर से शहर अपने नाम करवा लूंगी और फिर इस इशिका को धक्के मार कर बाहर निकाल दूंगी। वही मोहिनी की नज़रें भीड़ में अथर्व को ढूंढ रही थी। वहाँ सिया जी और राघव जी, आर्यन और मीरा भी मौजूद थे। उन्हें पहले से ही सच्चाई पता थी और वे लोग उन दोनों को नफरत से देख रहे थे, लेकिन वे सामान्य व्यवहार कर रहे थे ताकि उन लोगों को शक न हो। इशिका ने प्लान के मुताबिक सब जानते थे कि आज रात क्या होने वाला है। अचानक हॉल की मुख्य लाइट धीमी होगी और सीढ़ियों पर स्पॉटलाइट चमकी। अथर्व, इशिका और नन्ना आरुष एक साथ नीचे उतर रहे थे। उन दोनों का हाथ पकड़ा हुआ था। वह लोग एक हैप्पी फैमिली लग रहे थे। उन्हें देखकर पूरे हॉल में गड़गड़ाहट गूंज उठी। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी और आप इस सफ़र में मेरे साथ बने रहेंगे। जल्द ही मिलते हैं अगले भाग में। तब के लिए ढेर सारा प्यार और धन्यवाद।